Good morning students, I am Rita Sharma from MLP group of schools. Welcome you in chemistry classes. बच्चों आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर सेकंड इज मैटर अराउंड अस प्योर जिसका हम रिवीजन कर रहे हैं, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, कंसंट्रेशन क्या होती है। तो बच्चों एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कंसंट्रेशन क्या होती है। देखिएगा बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ a solution। बच्चों ये तो आपको पता ही होगा कि सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं तो कंपोनेंट जो सॉल्यूशन के होते हैं, एक तो होता है बच्चों सोल्यूट और एक होता है बच्चों सोलवेंट। जो सब्सटेंस डिसोल्व किया जाता है वो होता है सोल्यूट, जिसमें डिसोल्व किया जाता है वो होता है सोलवेंट। सोल्यूट हम जो कम अमाउंट में लेते हैं, लेस अमाउंट बाय मास, जो कम अमाउंट में लेते हैं उसको हम कहते हैं बच्चों सोल्यूट, और जो मोर अमाउंट में लेते हैं, मोर अमाउंट में ज्यादा जो लेते हैं उसको कहते हैं हम सोलवेंट। बेटा जो चीज डिसोल्व की जाती है वो सोल्यूट, जिसमें डिसोल्व की जाती है वो होता है सोलवेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ, फॉर एग्जाम्पल हम शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो ये बीकर मैंने कंटेनर लिया और इसमें मैंने वाटर डाला और वाटर में क्या ऐड की बच्चों, शुगर। ये तो वाटर हो गया और ये हो गया शुगर। तो बेटा शुगर कम क्वांटिटी में ली जाती है तो शुगर तो होता है सोल्यूट, और वाटर ज्यादा क्वांटिटी में लिया जाता है, वाटर होता है सोलवेंट। बेटा कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, जो सोल्यूट की क्वांटिटी हम सोलवेंट में डिसोल्व करते हैं वही क्या होती है बच्चों, कंसंट्रेशन होती है। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनाने के लिए जो सोल्यूट हम सोलवेंट में डिसोल्व करते हैं वो क्या कहलाती है बच्चों, कंसंट्रेशन। या सॉल्यूशन में जो सोल्यूट की क्वांटिटी प्रेजेंट है वो क्या कहलाती है बच्चों, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज amount of solute, defined as amount of solute present in a given quantity of given amount of solution। solution में जो सोल्यूट प्रेजेंट है उसी को क्या कहते हैं बच्चों, कंसंट्रेशन। अगर मैं दो सॉल्यूशन बनाती हूँ, दोनों में मैंने 50 ml वाटर लिया है, एक में मैंने 50 ग्राम शुगर डिसोल्व कर दी और दूसरे में 100 ग्राम शुगर डिसोल्व कर दी, तो बेटा शुगर सोल्यूट है, ज्यादा डिसोल्व की 100 ग्राम वाले में कंसंट्रेशन क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। तो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, कंसंट्रेशन को बताया जाता है दो तरीके से, परसेंट बाई मास एंड परसेंट बाय वॉल्यूम। कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के तरीके, कंसंट्रेशन को बताने के तरीके, एक तो हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी में गिवन है ये परसेंटेज बाय मास, या इसको सिंपल भी लिख देते हैं, परसेंट मास भी लिख सकते हैं, मास परसेंट भी लिख देते हैं, और दूसरा है परसेंटेज वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, या इसको हम लिख देते हैं वॉल्यूम परसेंट, या फिर परसेंट वॉल्यूम भी लिख देते हैं, वॉल्यूम परसेंट भी लिख देते हैं। इन दोनों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, परसेंटेज बाय मास को और परसेंटेज बाय वॉल्यूम को। अब देखिएगा बच्चों, मास परसेंट, कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास हम कैसे निकालते। बेटा आपके जब एग्जाम होते फिर आपका रिजल्ट आता है तो मार्क्स की परसेंटेज आपकी निकाली जाती है कि टोटल में से कितने मार्क्स आपने गेन किए और 100 में से कितने मार्क्स आपने गेन किए, तो वो परसेंटेज होती है। ऐसे ही
सॉल्यूशन में प्रेजेंट सोल्यूट की परसेंटेज भी निकाली जाती है। मास परसेंटेज कंसंट्रेशन को बताने का एक तरीका है। और मास परसेंट क्या है? सोल्यूट की वो क्वांटिटी जो 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट होती है। सोल्यूट की क्वांटिटी, सोल्यूट का अमाउंट, मास परसेंट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। मास परसेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? मास परसेंट कंसंट्रेशन in terms of mass percent is defined as mass of solute in gram present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम है, उसमें जो क्वांटिटी सॉल्यूट की प्रेजेंट है उसी को क्या कहते हैं बच्चों? उसको मास परसेंट कहते हैं। तो बेटा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे मास परसेंट की टर्म में? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे मास परसेंट की टर्म में? मास ऑफ सोल्यूट, कितना मास है सोल्यूट का सॉल्यूशन में? मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन का मास कितना है, और मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों 100 से। ये SOLUN ये सॉल्यूशन को लिखने का शॉर्ट फॉर्म है। जैसे मार्क्स की परसेंटेज निकालने के लिए जितने मार्क्स आपने गेन किए हैं, जितने मार्क्स आपके आए हैं ऊपर, टोटल मार्क्स नीचे आते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ऐसे ही कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं? मास ऑफ सोल्यूट ऊपर आता है एंड सॉल्यूशन का मास नीचे आता है और मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं बच्चों? 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक न्यूमेरिकल देखिएगा, अ सॉल्यूशन कंटेन 30 ग्राम ऑफ शुगर। अ सॉल्यूशन कंटेन्स, एक न्यूमेरिकल मैं आपको करवा रही हूँ इसी के ऊपर, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द मास परसेंट। देखिएगा बच्चों, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ शुगर, 30 ग्राम of sugar dissolved in 370 ग्राम of water. Calculate concentration of solution की कंसंट्रेशन निकालना। तो बेटा कंसंट्रेशन आपको पता है मास परसेंट की टर्म में निकालेंगे, तो मैं डायरेक्ट कंसंट्रेशन निकाल रही हूँ। यहाँ पे सोल्यूट का मास कितना है? 30 ग्राम शुगर है तो सोल्यूट का मास ऊपर आएगा, नीचे सॉल्यूशन का मास आएगा। ये गलती करेंगे बच्चे, 370 ग्राम लिख देंगे नीचे। नहीं बेटा, 370 ग्राम तो सोलवेंट है वाटर दोनों का मास, मतलब 30 और प्लस 370, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों का मास मिलाकर के टोटल सॉल्यूशन का मास होता है। और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे बच्चों? 100 से। तो ये आपका आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 400 और मल्टीप्लाइड बाई आ जाएगा बच्चों 100। इसको हम सोल्व कर लेंगे और ये हमारा 30/4 आएगा। 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 20, 7.5% आपका आ जाएगा बच्चों आंसर। कितना आंसर आ जाएगा बच्चों? 7.5%। ओके, तो इस तरीके से हम मास परसेंट की न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें और ज़्यादा क्वांटिटी हम सोल्यूट की किसी गिवन टेम्परेचर पे डिजोल्व ना कर सकें। 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर at 293 केल्विन। फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। तो बच्चों कंसंट्रेशन मास परसेंट की टर्म में हम निकालेंगे। तो बेटा देखिएगा, यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट क्या है? मास ऑफ सोल्यूट यहाँ पे NaCl है, सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम। मास ऑफ सोलवेंट वाटर में डिजोल्व किया है वो 100 ग्राम है। मास ऑफ सोलवेंट कितना है बेटा? मास ऑफ सोलवेंट कितना है? मास ऑफ सोलवेंट है 100 ग्राम। फाइंड कंसंट्रेशन, तो सॉल्यूशन का मास कितना हो गया बेटा? मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, दोनों को जोड़ दो, 36 प्लस 100 इक्वल टू 136 ग्राम।
अब आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालनी है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर आ जाएगी बेटा, देखिएगा मास ऑफ सोल्यूट तो ऊपर आएगा, तो मास ऑफ सोल्यूट है 36, सॉल्यूशन का मास कितना है 136, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे बच्चों 100 से, 3600 डिवाइडेड बाय 136, और आप इसको सोल्व करेंगे आ जाएगा 26.47%। तो इस तरीके से बच्चों मास परसेंट के न्यूमेरिकल हम निकाल सकते हैं, मास परसेंट के न्यूमेरिकल हम सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने मास परसेंट के न्यूमेरिकल को बेटा सोल्व किया है। कंसंट्रेशन का समझा हमने, फिर उसके बाद हमने न्यूमेरिकल किए। आगे ये कंसेप्ट हम कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम उपसर्ग का चैप्टर कर रहे थे, हमारा चैप्टर फर्स्ट व्याकरण में, उसी को आगे करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 12वां क्वेश्चन। उन शब्दों को रेखांकित कीजिए जिनमें उपसर्ग की भिन्नता है, यानी हमें वो उपसर्ग इसमें से अलग करना है जो जिसका उपसर्ग अलग है। यानी कि जैसे पहला जो आपका दे रखा है, इसके अंदर 4 उपसर्ग दे रखे हैं, प्रदर्शनी, प्रलय, प्रयत्न और प्रत्यक्ष। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसके अंदर ऐसा कौन सा उपसर्ग है जो तीनों में नहीं, एक में अलग है। तो देखो बेटा, प्रदर्शनी में प्रय उपसर्ग है, प्रलय में भी प्रय उपसर्ग है, प्रयत्न में भी प्रय उपसर्ग है, लेकिन जो प्रत्यक्ष है इसके अंदर कौन सा उपसर्ग है, इसमें है प्रति। तो इसलिए कौन सा उपसर्ग इसमें ऑप्शन क्या आएगा, प्रत्यक्ष। दूसरा है सम्मान, संपत्ति, समकोण, संभव। तो यहाँ पर सम उपसर्ग है, इसमें सम उपसर्ग है और इसमें भी सम उपसर्ग है, लेकिन इसमें सम उपसर्ग नहीं है। आगे है, तो बेटा यहाँ पर देखो इसके अंदर सम उपसर्ग है, इसमें भी, ठीक है, क्योंकि आधा में है, इसमें भी सम उपसर्ग है, सम प्लस पति, यहाँ पर भी क्या हो गया, आधा में है। लेकिन ये ऑप्शन है जो आपका गलत, मतलब कि इसके अंदर अलग है सम कोण, सम प्लस में कोण, इसमें पूरा सम आ रहा है। तो ये एक ही सम जिसमें हम बिंदी लगाते हैं, ये भी सम और ये भी सम, यानी तीनों में कौन सा उपसर्ग है जिसको हम इस तरह से लिखते हैं, ये या फिर ये, ठीक है। लेकिन इसमें कौन सा है, समकोण में उपसर्ग अलग है, तो उसको सही कर लेना बेटा। नेक्स्ट है तीसरा, इसमें है प्राध्यापक यानी प्र प्लस अध्यापक, इसमें प्राग कथन, तो इसमें प्राग आ गया, प्राग वैदिक, इसमें प्राग आ गया, प्राग ऐतिहासिक, इसके अंदर भी प्राग प्लस ऐतिहासिक आ गया। तो इस तीनों में ही कौन सा है, प्राग है, लेकिन इसके अंदर कौन सा है, प्र आएगा। चौथा है अनुकरण, अनुचित, अनुकंपा, अनुशासन। तो यहाँ पर देखो बेटा, अनु प्लस में करण अनु है, इसमें भी अनु है, इसमें भी अनु है, लेकिन इसमें अनुचित है, इसके अंदर अनु उपसर्ग नहीं है, इसके अंदर अन प्लस उचित, ठीक है बेटा, तो इसमें अनु उपसर्ग नहीं आएगा। नेक्स्ट है निरूपण, नियुक्त, निस्तेज, निबंध। तो इनमें सभी में नि उपसर्ग है, नि प्लस रूपण, नियुक्त और निबंध, लेकिन इसमें निश उपसर्ग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित खंड क के उपसर्गों का खंड खैस के से उचित मिलान करना है। तो हमें उपसर्गों को मिलाना है कि किसके साथ में सही होगा, जैसे खुश किस्मत, दुष्ट चरित्र, स्वयं सेवक, चिरकाल, लापता, दुष्कर्म, सहज्ञान, सहगान, संशय, अनुराग, विकार, अथाय, सुफल, अपवाद, अवतरण, परामर्श, सुदूर, कुपात्र, अंतर्मुखी, औघट और दुधारू। तो ठीक है बेटा, तो ये देख लेना किस तरह से मैच है आपके। आगे है आपका निम्नलिखित उपसर्गों के दो शब्द बनाइए। यहाँ पर आपको उपसर्ग दिए हुए हैं, इन उपसर्गों का प्रयोग करके हमें शब्द बनाने हैं दो। परि उपसर्ग लगाया हमने, परिचय और परीक्षा। अप से अपमान, अपयश। ला से लाजवाब, लापरवाह। निश से निष्काम और निस्संदेह। सु से सुपुत्र और सुपात्र। कु से कुपात्र, कुयोग। परा से पराक्रम, पराजय। बे से बेअदब, बेरहम। वी से वियोग, विनाश। अधि से अधिकार, अधिनायक। उप से उपवन, उपकार। ऐसे अज्ञान, अहिंसा। अति, अत्यंत, अत्याचार। दुर्भाग्य, दुर्बल। बदकिस्मत, बदनाम,
गैर जिम्मेदार, गैर जरूरी। आजीवन, आजन्म, आ से बना आजीवन, आजन्म। नी से निडर, निकम्मा। प्रति से प्रतिदिन, प्रतिकूल। आगे है निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग अलग कीजिए। यहाँ पर जो शब्द दे रखे हैं उनमें से हमें उपसर्ग अलग करने हैं। तो पहला उपहार, इसमें उपसर्ग क्या हुआ बेटा? उप, और मूल शब्द हार। प्रदर्शन में प्र उपसर्ग प्लस दर्शन। अधिकार में अधि प्लस में कार। विराम में वि उपसर्ग। दुराचार में दुर उपसर्ग। अभिनय में अभि उपसर्ग। अवनति, अव प्लस नति, अव इसमें उपसर्ग। अनपढ़, क्या उपसर्ग आएगा? अन। कमजोर, कमजोर में आ गया कम। असुंदरता में ए। अनुकूल में अनु उपसर्ग। अपयश में अप उपसर्ग। आजन्म में आ उपसर्ग, आ प्लस में जन्म। अभिमान में अभि उपसर्ग। उपवन में उप उपसर्ग। संकल्प में सम उपसर्ग। प्रख्यात प्र। प्रतिकूल प्रति। सद्भाव, सद्भाव। देखो इसमें द होता है, उसका हम तय ही लिखते हैं। उपकार में उप उपसर्ग। निरपराध में निर, निर प्लस अपराध। सद्गुण, सतगुण। विदेश वि। प्रतिकूलता प्रति। उन्नति, उन्नति में उत लिख सकते हैं या फिर उन लिखते हैं, वैसे उति उपसर्ग इसमें होता है। सद्धर्म में सत। निस्तेज में निस उपसर्ग। लाचारी में ला उपसर्ग। बदनसीबी बद उपसर्ग। अभ्यास, क्या आएगा इसमें? अभी। आविर्भाव में आ। उद्गम उत। परामर्श परा उपसर्ग। निवास में नि उपसर्ग। प्रतिध्वनि में प्रति उपसर्ग। अवैज्ञानिक में अ उपसर्ग। स्वाधीनता में स्व उपसर्ग। सुकर्म में सु उपसर्ग। निर्मल में निरुपसर्ग। तो बेटा ये आपका उपसर्ग का चैप्टर, यानी जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा शब्द निर्माण, जिसके अंदर उपसर्ग और प्रत्यय थे, तो आज हमारा उपसर्ग का चैप्टर है। उपसर्ग का जो टॉपिक है वो खत्म हो गया है। कल हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको नोटबुक में बेटा ये दोनों एक्सरसाइज, एक तो ये वाली 14 निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो शब्द बनाएंगे, ये नोटबुक में नोट करनी है। और 15 निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग का अलग कीजिए, ये भी आपको नोटबुक में नोट करनी है। बाकी ये बुक में फिल करनी है। Hello my dear students, welcome back in our English class of 9th class. This is our textbook Movement Supplementary Reader and we are doing the second chapter. The name of the second chapter is The Adventure of Toto. The Adventure of Toto beta written by Ruskin Bond, and this is the third video of this chapter, and we are came our NCERT book page number 8 and second, देखिए बेटा, second last passage, not second last but the third last, तो हम यहां से इसके स्टार्ट करेंगे बेटा, यहां से। ओके, देखिए, in vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he tried to prove that a monkey did not qualify as a dog. In vain का मीनिंग होता है बेटा व्यर्थ में ही। व्यर्थ में ही दादाजी ने टोटो को बैग से निकाला और व्यर्थ में ही वो ये सिद्ध कर रहा था कि ये एक बंदर है, ना कि एक कुत्ता है। और इवन एज स्क्वायर ग्रब्ड, और ये बिल्कुल अपने हकीकत में एक कुत्ता नहीं है। टोटो वॉज क्लासिफाइड ए डॉग बाय टिकट कलेक्टर। टोटो जो है वो वर्गीकृत कर दिया टिकट कलेक्टर के द्वारा कि भाई ये कुत्ते वाली श्रेणी में ही जाएगा। एंड 3 रुपीज वॉज द सम हैंडेड ओवर हिज फेयर, और उसका किराया जो है वो 3 रुपए लगेंगे ही लगेंगे उसके किराए के रूप में। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टोटवाइज। तब दादाजी जो है वो तुरंत थोड़ा सा पीछे हटे
और उन्होंने अपनी पॉकेट में से एक अपना पालतू कछुआ निकाला एंड सेड, और कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, बताओ इसका मैं कितना किराया दूं, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि आप तो सभी पशुओं का चार्ज करते हो, आपको तो किराया चाहिए, बताओ कितना किराया लोगे। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोटोआइज, बेटा टिकट कलेक्टर जो है उसने बड़ी नजदीकी से टोटोआइज यानी कछुए को देखा। प्रोडिड इट विद हिज 4 फिंगर, अपनी उंगलियों से उसे सहलाया। गेव ग्रैंडफादर ए प्लीजेंट ट्रम्पेट लुक, फिर उसने दादाजी को एक विजयी और खुशी भरी, प्रसन्नता भरी और विजयी मुस्कान उसकी तरफ देकर मुस्कुराया एंड सेड, और बोला, नो चार्जेस, कोई चार्ज नहीं है, इट इज नॉट ए डॉग, क्योंकि ये एक कुत्ता नहीं है। तो ये वार्तालाप दादाजी और टिकट कलेक्टर की सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर हुई। When Toto was finally accepted by grandmother, रस्किन बॉन्ड कह रहा है कि बेटा जब टोटो को अंत में दादी जी के द्वारा स्वीकार कर लिया गया, ही वॉज गिवन ए कंफर्टेबल होम इन स्टेबल, तो उसे अस्तबल में, घर में एक आरामदायक जगह दी गई। वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन, जहां उसका एक साथी बना, द फैमिली मंकी डंकी नाना, यानी डंकी परिवार से, यानी नाना, यानी सी डंकी गधी जिसे हम कह सकते बेटा, उसके साथ उसकी मित्रता हो गई। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट, ये टोटो की पहली रात थी, इन द स्टेबल, अस्तबल में। ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट, ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट, तो दादाजी ने उसको विजिट किया रात को, टू सी, ये देखने के लिए, इफ ही वॉज कंफर्टेबल, कि भाई उसे आराम मिला या नहीं मिला। टू हिज सरप्राइज्ड, उसे बड़ी हैरानी हुई, ही फाउंड नाना, उसने नाना को पाया, नाना यानी सी डंकी, विदाउट अपारेंट काज, बगैर कोई काज दिखाए हुए, कोई कारण जाने हुए, पुलिंग एट हर हेल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम बंडल ऑफ हे। क्या हो रहा था कि भाई वो अपने आप को खींच रही थी, अपने सिर को दूर कर रही थी, जितनी दूर हो सके उतना, किससे, ए बंडल ऑफ हे, एक बंडल जो था हे का, उससे अपने आप को दूर कर रही थी। ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हिज हंचेज, दादाजी ने, यानी रस्किन बॉन्ड के दादाजी ने नाना की पीठ पर एक थप्पड़ मारा, एंड सी जर्क्ड बैक, लेकिन फिर भी वो पीछे ही हटी। ड्रैग्ड टोटो विद हर, उसके साथ टोटो भी हटा। ही हैड फास्टन ऑन हर लॉन्ग ईयर, वह बड़ी तेजी से उसके लंबे कान के, विद हिज शार्प लिटिल टिथ, अपने पैनेदार छोटे छोटे दांतों से उसने उसका कान पकड़ रखा था, यानी उसने उसको बटका भर रखा था। तो यानी टोटो और नाना की कभी नहीं बनी। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, टोटो और नाना कभी मित्र नहीं बने। ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर इवनिंग्स वाज द लार्जर बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन बाय ग्रैंडमदर्स फॉर हिज बाथ। एक बड़ी दावत के रूप में था भाई कि भाई टोटो को सर्दियों की शाम के दौरान एक बहुत बड़ा, हम कहेंगे कि भाई प्याला सा था जिसमें उसमें पानी गर्म किया जाता था। दादी माँ उसे एक बड़े प्याले में पानी गर्म करके दिया करती थी नहाने के लिए। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, बड़ी चालाकी से वो उसका तापमान चेक किया करता था। नीचे आ रहा था मैं। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू बाथ, फिर धीरे धीरे वो उसमें प्रवेश करता। फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पैर रखता, देन अदर, फिर दूसरा। एज ही हैड सीन मी डूइंग, क्योंकि ऐसा वो मुझे करता हुआ देख चुका था। यानी रस्किन बॉन्ड इसी तरह पहले टेम्परेचर चेक करते थे, उंगली से देखते थे कितना गर्म है, और फिर उसके अंदर प्रवेश करते थे। अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू नेक,
और जब तक उसमें प्रवेश करता है जब तक कि वो गर्दन तक पानी में न भीग जाता। तो बेटा ये पेज नंबर 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अगली वीडियो में हम पेज नंबर 10 से स्टार्टिंग से करेंगे। Hello, good morning everyone. This is Jyoti ma'am, your maths teacher. Let's start today our maths class. Chapter 13, exercise 13.2. लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। हमें राइट सर्कुलर सिलेंडर का सी एस से गिवन है। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर। रेडियस हमें सिलेंडर की 0.7 गिवन है। फाइंड इट्स हाइट फाइंड करनी है। तो कर्व सरफेस एरिया सी एस से कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इक्वल्स टू में 4.4 मीटर स्क्वायर और हमें रेडियस गिवन है 0.7 मीटर। हाइट हम क्या लेंगे h, जो हमें फाइंड करनी है। सी एस से ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 2 पाई आर एच। देन 2 पाई आर एच इक्वल्स टू गिवन क्या है 4.4। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर 0.7, हाइट हमें फाइंड करनी है 4.4। 2 इंटू 22/7, 7/10 इंटू में h इज इक्वल टू 44/10। पॉइंट को सोल्व करेंगे। 7 से 7 कैंसिल, 22 2 जा 44 से 44 कैंसिल। h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 इंटू 10, 10 से 10 भी कैंसिल। h इक्वल्स टू क्या आ गया 1 मीटर। ये हमारी क्या आ गई सिलेंडर की हाइट जो हमें फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर। जो सर्कुलर वेल है उसका इनर डायमीटर गिवन है 3.5 मीटर। इट इज़ 10 मीटर डीप। 10 मीटर डीप जो गहराई है उसकी 10 मीटर है। जो हाइट काउंट होगी यहाँ पर 10 मीटर। फाइंड फर्स्ट पार्ट है इट्स कर्व इनर कर्व सरफेस एरिया, हमें इसका कर्व सी एस से फाइंड करना है। एंड सेकंड है द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। जो इसका कर्व सरफेस एरिया है इसका, इस पर प्लास्टर करने की जो कॉस्ट गिवन है हमें ₹40 पर मीटर स्क्वायर गिवन है। तो हमें टोटल कर्व सरफेस एरिया की कॉस्ट फाइंड करनी है। इसको सॉल्व करेंगे। द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल, डायमीटर ऑफ ए वेल 3.5 मीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी डायमीटर का हाफ, 3.5/2 कैंसिल करेंगे इसको 1.75 मीटर। हाइट गिवन है 10 मीटर। फर्स्ट पार्ट हमें इसका प्रूफ फाइंड करना है सी एस से कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए वेल 2 पाई आर एच। 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 1.75 और हाइट हमारे पास 10 है। 2 इंटू 22/7, पॉइंट हटाने के लिए डिवाइड में 100 इंटू में 10, 0 से 0 कैंसिल। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 से 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 5 जा 35। तो हमारे पास क्या रह गया 22 इंटू में 5
इसको मल्टीप्लाई करेंगे 110 मीटर स्क्वायर। 110 मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, सी एस ए ऑफ ए इनर वेल, जो वेल का इनर पार्ट है उसका सी एस ए। सेकेंड पार्ट में हमें जो उसके ऊपर प्लास्टर हुआ है उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू में ₹40। कॉस्ट ऑफ हमारा जो सी एस है प्लास्टर ऑफ 110 मीटर स्क्वायर पे फाइंड करनी है। 110 मल्टीप्लाई बाय 40, ये आ गया हमारे पास 11 4 जा 44 00। तो जो टोटल कॉस्ट है हमारे पास वो आ गया हमारे पास ₹4400। जो 10 मीटर गहरा कुआं है उसके ऊपर जो प्लास्टरिंग होनी है, प्लास्टर करना है हमने, उसके लिए हमारे टोटल कॉस्ट कितनी है, ₹4400। इतना ही हमें फाइंड करना था। थैंक यू। Hello everyone, good morning. So in this video we are going to start our new chapter, chapter 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. So in the previous chapter you study about the powerful ideas of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution. Okay, let's start with the age of social change. What was the age of social change? So आपके प्रीवियस चैप्टर में आपने फ्रीडम एंड इक्वलिटी के जो आइडियाज़ थे, किस तरह से फिलोसोफर्स ने वो आइडियाज़ दिए और वो सर्कुलेट हुए पूरे यूरोप में आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं और आपने उन चीज़ों को रियलाइज भी किया। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रॉट फॉरवर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग ए ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी was structured. As you have studied, before the 18th century, society was broadly divided into estates and orders, and it was the aristocracy and church which controlled economic and social power. It means फ्रेंच रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ तो उस टाइम आपने देखा कि एक ड्रामेटिक चेंज जो है आने लगा लाइफ ऑफ द पीपल इन विच सोसाइटी वो स्ट्रक्चर, समाज को एक तरह से स्ट्रक्चर बनाया जाने लगा। एक ड्रामेटिक चेंज जो हमने देखा, बिकॉज बिफोर द 18th सेंचुरी सोसाइटी जो है डिवाइड थी एस्टेट्स में, ऑर्डर्स में, एंड इट वाज द एरिस्टोक्रेसी एंड चर्च। मीन्स एक तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो सोसाइटी थी वो कुलीन वर्ग या चर्च के नियंत्रण में थी। सडनली आफ्टर द रिवॉल्यूशन इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस, और एकदम से आपने देखा कि रिवॉल्यूशन के बाद ये चेंज जो था वो पॉसिबल हो पाया। न्यू आइडियाज अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड हु कंट्रोल सोशल पावर बिगेन टू द डिस्कस्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। यहाँ पे वर्ल्ड आएगा बेटा। इंक्लूडिंग यूरोप एज वेल एज एशिया। हमने देखा कि यूरोप और एशिया में दुनिया के जो अनेक देश थे तो इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर वहाँ पे एक तरह से सोशल पावर के कंट्रोल के ऊपर चर्चा होने लगी। एंड इंडिया में इन इंडिया राजा राम मोहन राय एंड डेरोजियो टॉक्ड ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। भारत में भी राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति का जो इम्पोर्टेंस था उसके बारे में चर्चा की। एंड मैनी अदर्स डिबेटेड द आइडियाज ऑफ पोस्ट रिवॉल्यूशनरी यूरोप, और बहुत लोगों ने इस चीज के बारे में डिस्कस किया। द डेवलपमेंट्स इन द कॉलोनीज इन टर्न रिशेप्ड दीज आइडियाज ऑफ सोशिएटल चेंज। मीन्स जो ये घटनाएं घट रही थी, जो ये इंसिडेंट्स हो रहे थे, आगे चलकर इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में इम्पोर्टेंट रोल जो है इनका रहा। नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड ए कंप्लीट चेंज इन सोसाइटी। मीन्स यूरोप के सभी लोग नहीं चाहते थे कि कंप्लीट चेंज हो जाए सोसाइटी में। इस बारे में सभी के विचार अलग अलग थे। रिस्पॉन्सेज डिफर्स फ्रॉम दोज हु एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वाज नेसेसरी बट विश्ड फॉर ए ग्रेजुअल शिफ्ट to those who wanted to restructure society
रेडिकली। मीन्स इस बारे में सबके जो विचार थे, व्यूज थे, वो बिल्कुल डिफरेंट थे। बहुत से लोग तो ऐसे थे जो कि चेंजमेंट के फेवर में थे, बट वे चाह रहे थे कि जो चेंजमेंट हो वो बहुत धीरे धीरे हो। अब बहुत सारे लोग ऐसा चाह रहे थे कि जो सोसाइटी का चेंजमेंट है वो जरूरी है, नेसेसरी है। और कुछ क्या थे, कुछ लोग कंजर्वेटिव्स थे, कुछ लिबरल्स थे, कुछ रेडिकल्स थे, मीन्स जो चेंजमेंट के फेवर में थे। Some were conservatives, others were liberals or radicals. What did these terms really mean in the context of the time? What separated these strands of politics and what linked them together? We must remember that these terms do not mean the same thing in all contexts और at all time. Means इन सब का मीनिंग हम एक टाइम पे एक जैसा नहीं निकाल सकते, बिकॉज अलग अलग टाइम पे इन सब का मीनिंग जो है डिफरेंट था, जो कि हम अभी सेकंड पैराग्राफ में इसको डिस्कस करेंगे। We will read briefly at some of the important political traditions of the 19th century and see how they influenced change. Then we will focus on every related to history in which there was an attempt at a radical transformation of society. Means हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि इस परिवर्तन के संदर्भ में जो है इन राजनीतिक परंपराओं का क्या योगदान है, या किस तरह से इन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इन रशिया through the revolution, socialism became one of the most significant and powerful ideas to shape society in the 20th century. रूसी क्रांति या रशियन रिवॉल्यूशन के परिणाम स्वरूप जो समाजवाद था, सोशलिज्म था, तो वो 20th सेंचुरी के स्वरूप का निर्धारण करने वाले, मीन्स उसको फिक्स करने वाले सबसे इम्पोर्टेंट विचारों की श्रृंखला का एक हिस्सा बन गया। सो दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड सेकंड इज द रशियन revolution. So let's start our second paragraph, liberals, radicals and conservatives. Then what is the meaning of liberals, radicals and conservatives? So due to these three terms we will see who were liberals. So first, the groups which looked to change society were the liberals. Means liberals का हिंदी मीनिंग है उदारवादी। मीन्स उदारवादी जो थे या लिबरल्स जो थे वो एक ऐसा ग्रुप था विच लुक्ड टू चेंज सोसाइटी। मीन्स जो सोसाइटी में चेंजमेंट चाहते थे, जो समाज में परिवर्तन चाहते थे। लिबरल्स वांटेड ए नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजियंस। अब लिबरल्स जो थे वो कौन थे, वो ऐसा नेशन चाहते थे, ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और अधिकार मिले। मीन्स विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन, जिसमें सभी धर्मों को बराबर माना जाए। वी शुड रिमेम्बर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट्स, बिकॉज आज के टाइम में हमें ये चीज बहुत सिंपल लग रही है कि सभी धर्मों को बराबर माना जाए, लेकिन उस टाइम में वी शुड रिमेम्बर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट्स यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड इन फेवर ऑफ वन रिलीजन। मीन्स उस टाइम में जो है एक ही धर्म को ज्यादा महत्व दिया जाता था। जैसे ब्रिटेन में ब्रिटेन फेवर्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ब्रिटेन में चर्च ऑफ इंग्लैंड को ज्यादा महत्व दिया जाता था। ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर्ड द कैथोलिक चर्च, ऑस्ट्रिया और स्पेन में कैथोलिक चर्च को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। और हमने देखा भी कि धर्म के अकॉर्डिंग ही इनको स्पेशल प्रिविलेजेस भी मिली हुई थी। सो लिबरल्स वर ऑल्सो अगेंस्ट द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। जो लिबरल्स थे या उदारवादी थे वो अनकंट्रोल्ड पावर जो थी डायनेस्टिक रूलर्स की, उनके भी खिलाफ थे। मीन्स इनका मानना था कि ये इस तरह की जो शासकों की जो अपनी पावर है वो इस तरह से लोगों के ऊपर थोप नहीं सकते, तो वो उसके खिलाफ थे। अब दे वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट्स। वो चाहते थे कि इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए सरकार के विरुद्ध। दे आर्ग्यूड फॉर ए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रेटेड बाय ए वेल ट्रेन्ड जुडिशरी दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स। वो चाहते थे कि एक ऐसी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो जो मीन्स जुडिशरी न्यायपालिका के द्वारा बनाए गए जो है रूल फॉलो किए जाएं और ये सब चीजें इंडिपेंडेंट हो, मीन बिल्कुल स्वतंत्र हो रूलर से या ऑफिशियल से। मीन्स किसी राजा के अंडर या किसी ऑफिशियल के अंडर आके लोगों के ऊपर रूल्स थोपे ना जाए। बट दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, लेकिन वो लोकतांत्रिक नहीं थे। लिबरल्स जो है दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचीज। तो लोकतंत्र की जहां बात आती है तो हम सबसे पहले राइट टू वोट की बात करेंगे। सो दे डिड नॉट बिलीव या दे डिड नॉट फेवर इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचीज मीन्स द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट, कि वो इस चीज के फेवर में नहीं थे कि सभी नागरिकों को वोट का अधिकार मिले। दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट
दे वर ऑल्सो अगेंस्ट द वोट फॉर वुमेन। उन्होंने इस चीज को माना कि प्रॉपर्टी जो है किसके हाथ में होनी चाहिए, मैन के हाथ में, मीन्स जो कि संपत्ति वाले व्यक्ति हैं। जिस तरह से हमने एक्टिव पैसिव सिटीजन्स के बारे में देखा पिछले चैप्टर में, तो उनका मानना था कि वोट देने का अधिकार केवल जो प्रॉपर्टीड है मैन उनको ही मिलना चाहिए। दे वर ऑल्सो अगेंस्ट द वोट फॉर वुमेन। वुमेन को वोट दिलाने के उसमें खिलाफ थे, वो उसके फेवर में नहीं थे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लिबरल। लिबरल्स कौन थे? उदारवादी थे, समाज में परिवर्तन चाहते थे और कुछ चीजें चेंज करना चाहते थे, एक नई गवर्नमेंट चाहते थे। कंपैरेटिवली now we will discuss about our second term, radicals. Who were radicals? Radicals wanted a nation in which government was based on the majority of a country's population. अब radical जो थे, ये second group था, ये किसके लोग, ये जो देश की पॉपुलेशन थी, कंट्रीज पॉपुलेशन, उसके समर्थन पर एक गवर्नमेंट जो है बनाई जाए, उसके फेवर में थे। मीन्स रेडिकल वांटेड ए नेशन इन विच गवर्नमेंट बेस्ड हो मेजोरिटी ऑफ ए कंट्रीज पॉपुलेशन, मीन्स देश की जनसंख्या उस गवर्नमेंट को चुने। मैनी सपोर्टेड वुमेन सफ्रेज मूवमेंट। अब बहुत सारे लोगों ने, जो रेडिकल्स थे, उन्होंने औरतों के जो आंदोलन थे, जो महिला आंदोलन जो थे, महिला मताधिकार आंदोलन जो थे, उसको चलाया गया या उसका इन्होंने फेवर किया और इन्होंने कहा कि महिलाओं को भी मताधिकार मिलना चाहिए। दे ओपोज्ड द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स अनलाइक लिबरल्स। अब ये किस चीज के विरोध करते थे? ग्रेट लैंड ओनर्स के, मीन्स जो बड़े जमींदार थे या फिर जो वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स या जो धन दौलत वाले या जो धनी फैक्ट्री ओनर्स थे, अनलाइक लिबरल्स। अब इनका जो है ये विरोध करते रहे। एंड दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब वो निजी संपत्ति होने का विरोध नहीं करते थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी का विरोध नहीं करते थे, बट डिड नॉट लाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ ए फ्यू। लेकिन ये चाहते थे कि प्रॉपर्टी जो है कुछ लोगों के पास ना होके सभी के पास हो, मीन्स प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ ए फ्यू। ये इस चीज को, इस कंसंट्रेशन को जो है लाइक नहीं कर रहे थे। सो टू टर्म्स जो है मैंने आपको क्लियर किया। थर्ड इज कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स वर ओपोज्ड टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। हु वर कंजर्वेटिव्स? कंजर्वेटिव्स जो थे रेडिकल्स एंड लिबरल्स के दोनों के खिलाफ थे। अब ये एक तरह से चीजें ऐसी थी कि भाई सोसाइटी में ये सारी चीजें हो रही थी, तीन तरह के ग्रुप एकदम से उभर के सामने आए। तो हम टर्म पढ़ रहे हैं सोशलिज्म इन यूरोप। सोशलिज्म मीन्स समाजवाद। एक तरह से हम देख रहे हैं कि सोसाइटी पूरी एक तरह से 100% जो है अलर्ट थी। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन हाउएवर इवन कंजर्वेटिव्स हैड ओपन देयर माइंड्स टू द नीड फॉर चेंज। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो है कंजर्वेटिव्स ने एक तरह से इस चीज की नीड को महसूस किया कि परिवर्तन जो है होना चाहिए। आइडिया ऑफ कंजर्वेटिव्स हैड बीन जनरली ओप्रेस्ड अर्लियर इन 18th सेंचुरी। मीन्स 18वीं शताब्दी में इनको हम बोल सकते हैं कंजर्वेटिव्स को रूढ़िवादी। ठीक है, तो ये आमतौर पे परिवर्तनों के विचारों का समर्थन नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 19th सेंचुरी आने लगी, बाय द 19th सेंचुरी दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वाज inevitable but believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process। अब इनका मानना था 19वीं सदी तक आते आते ये समझने लगे थे कि परिवर्तन तो बहुत जरूरी है, कि चेंजमेंट जो है बहुत जरूरी है, और परंतु वे चाहते थे कि चेंजमेंट के साथ साथ द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड। मीन्स अतीत, पास्ट का भी ध्यान रखा जाए, उसको भी रिस्पेक्टेबल वे में चेंज किया जाए। एंड चेंज हैड टू बी ब्रोट अबाउट थ्रू ए स्लो प्रोसेस। मीन्स अतीत को पूरी तरह से ठुकराया ना जाए, उसको बदलाव को एकदम से ना करके स्लो प्रोसेस में किया जाए। मीन्स चेंजमेंट तो हो लेकिन एक स्लो प्रोसेस में। दीज आइडियाज अबाउट societal change clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution। फ्रांसीसी क्रांति के बाद हुई जो राजनीतिक उथल पुथल थी, उसके दौरान जो सोशल मतलब सामाजिक परिवर्तन पर आधारित जो ये अलग अलग विचार थे, इनके बीच में काफी टकराव हुए। क्लैश्ड मीन्स एक तरह से इनके बीच में काफी टकराव हुआ, इनकी विचारधाराओं के बीच। सो the various attempts at revolution as well and national transformation in the 19th century helped define both the limits as well as potential of these political tendencies। means
कि 19वीं सदी की जो फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड जो सोशल चेंज या राष्ट्रीय परिवर्तन के जो ये एक तरह से अटेम्प्ट्स थे, ये जो प्रयास थे, इन्होंने सभी राजनीतिक विचारधाराओं की जो सीमाएं थी और जो एक तरह से पोटेंशियल थी, संभावनाएं थी, उनको क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया। सो आज के लिए इतना ही, एंड टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट पैराग्राफ, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। थैंक यू स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप घर पे सब ठीक ठाक होंगे। मैं रोहित सर आज आपको परमानेंट टिश्यू के बारे में बताऊंगा। टिश्यू चैप्टर कर रहे हैं हम रिवाइज, और इसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई परमानेंट टिश्यू से। परमानेंट टिश्यू क्या होता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द परमानेंट टिश्यू? तो भाई परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करें तो ये बनते हैं भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। मतलब ये आए कहाँ से हैं परमानेंट टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही आए हैं। मतलब जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट डेवलप हो जाते हैं तो उनके अंदर एबिलिटी क्या हो जाती है सेल डिवीजन की, वो ख़त्म हो जाती है। मतलब that these tissue are derived from the meristematic tissues, but their cells have lost the ability of division and have attained their different forms। ठीक है, तो वो कहलाता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और सिक्रेटरी, या हम उसको स्पेशल भी बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। आज हम करेंगे केवल सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू ये वो टिश्यू हैं जो एक ही टाइप की सेल से क्या है बनी होती हैं, जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्या होते हैं आपस में सिमिलर होते हैं। तो सीधी सी बात है, ये जो टिश्यू है एक ही टाइप की सेल से बनी हुई होती हैं। एक ही तरीके की सेल्स आपको देखने को मिलेगी इनके अंदर, जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या मिलेगा आपको, सिमिलर मिलेगा, एक जैसा मिलेगा। तो ये हैं 3 टाइप्स के सिंपल परमानेंट टिश्यू। कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और लास्ट में है भाई प्रोटेक्टिव टिश्यू, जिसको स्पेशल टिश्यू भी कह देते हैं हम। तो चलते हैं भाई, पैरेन्काइमा आपकी स्क्रीन पर है। तो पैरेन्काइमा अगर हम देखें, इट इज़ द पार्ट ऑफ द सिंपल टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। देखिए, जब पैरेन्काइमा जो टिश्यू है इज कंपोज्ड ऑफ द लिविंग सेल्स विच आर वेरिएबल इन थिन मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, बट जनरली हैविंग थिन वॉल and a polyhedral shape and concerned with the vegetative activities of the plant। देखिए, पैरेन्काइमा टिश्यू एक तो लिविंग सेल्स, नॉर्मली इनके बहुत ही पतली पतली क्या होती है सेल वॉल प्रेजेंट होती है। पॉलीहेड्रल शेप के ये क्या होते हैं आपको नज़र आएंगे। ज़्यादातर ये प्लांट के अंदर वेजिटेटिव एक्टिविटीज़ के काम आती हैं। दूसरा है, इनके बीच में जो सेलुलर स्पेस है प्रेजेंट होता है, हम कहेंगे दे हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन देम। तीसरा क्या है, ये एक प्रकार से स्टोरेज का काम करती हैं। मतलब ये फूड और वाटर को स्टोर करके रखती हैं, प्लांट के अंदर फूड और वाटर को स्टोर करने का काम करती हैं पैरेन्काइमा टिश्यू। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, ये है पैरेन्काइमा टिश्यू का, ये स्ट्रक्चर है पैरेन्काइमा का। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अच्छे तरीके से इनकी जो सेल वॉल है वो बहुत ही पतली है। इसमें वैक्यूल आपको नज़र आ रहा होगा, और साथ में इसमें छोटा सा क्या है आपको डॉट जो आपको नज़र आ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कि टाइप्स क्या क्या है पैरेन्काइमा की। पैरेन्काइमा 2 टाइप्स की होती हैं, एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा। एरेन्काइमा की बात करें तो हाइड्रोफाइट्स, मतलब हाइड्रोफाइट्स के अंदर एरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं, जिनके बीच में जो इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है और बीच में एयर प्रेजेंट होती है। क्या समझे कि भाई एरेन्काइमा जो टिश्यू है, एरन का मतलब एयर, तो इट मीन्स दैट कि टिश्यूज़ के बीच में गैप ज़्यादा होगा, तो उस गैप के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एयर। दूसरा, इस टाइप की जो पैरेन्काइमेटस जो टिश्यू है उनके अंदर लार्ज स्पेस आपको दिखाई देगा, उसको हम बोलते हैं एरेन्काइमा। और इन्हीं की सहायता से यहाँ पर क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, और ये बायोवेंसी क्या करते हैं, प्लांट में प्रोवाइड करते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा एरेन्काइमा का, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं इसको।
अगला है भाई क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो क्लोरेनकाइमा से आप देखेंगे यहाँ पे कुछ टाइप का क्लोरोप्लास्ट का नजर है ना, क्लोरेनकाइमा क्लोरोप्लास्ट। तो व्हेन ए पेरेन्काइमा इज रिचली सप्लाइड विद क्लोरोप्लास्ट इट इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। भाई अगर मान लीजिए कि पेरेन्काइमा के अंदर ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट है तो इसका मतलब वो क्या है, क्लोरेनकाइमा कहलाएगा। दे आर फाउंड इन लीफ मिजोफिल। ये कहाँ पाए जाते हैं, लीफ मिजोफिल में, सेपल्स में, पेलिक्लेट्स, फाइलॉड्स, क्लेडोड्स, है ना। ये फोटोसिंथेटिक फंक्शन करते हैं और क्लोरोफिल पिगमेंट क्या होता है इनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, क्लोरेनकाइमा का। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपको आज क्या रिवाइज करना है। आज केवल आपको पेरेन्काइमा के बारे में मैंने पढ़ाया था, तो पेरेन्काइमा को ही आपको आज रिवाइज करना है। ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं पेरेन्काइमा की, तो दो टाइप्स के बताया मैंने, एरेन्काइमा, और दूसरा जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, क्लोरेनकाइमा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। कल फिर मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।